मेरी जेठानी रोज रात को ससुर जी की मसाज करने चली जाती और मैं बाहर से सुनती तो जेठानी की सिसकियों की आवाज आती। एक दिन जेठानी से पूछा तो उनका रंग फीका पड़ गया। कहने लगी, तुम यह बात किसी को न बताना और आज रात मेरी जगह मसाज करने तुम जाना। जब मैं ससुर जी के कमरे में गई तो ससुर जी ने दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही लाइट बंद हुई मेरे जिस्म से जान निकल गई। मेरा नाम सपना है। जिस घर में मेरी शादी हुई थी वह बहुत ही अजीब घराना था। ऐसे काम होते कि समझ ही नहीं आता। मेरे ससुराल में मेरी एक जेठानी और मेरे ससुर रहते थे। जेठ जी बाहर विदेश में रहते थे। वो मेरी शादी में भी न आ सके थे। मैं उनको नहीं देखी थी। मेरे पति का नाम अजीत था। दरअसल हम दोनों में पहले से ही प्यार था और शादी भी हो गई, लेकिन मेरे घर वाले राजी नहीं थे क्योंकि मेरा पति बहुत कमजोर और बीमार नजर आता था। मेरे चाचा को पूरा यकीन था कि वह नशा करता है, जबकि ऐसा नहीं था। मैं चाहती थी कि हमारी शादी परिवार वालों की राजी खुशी से हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बात बिगड़ गई। मेरे घर वालों ने मेरे पति को कहा कि 3 दिन है तुम्हारे पास, इसको शादी करके ले जाओ, वरना चौथे दिन हम इसकी शादी कहीं और करवा देंगे। मेरे पति ने बहुत हाथ पांव मारे और दोस्तों की मदद से शादी करा दिए। हमारे बाबा और चाचा ने कहा कि तुम्हारे लिए आज से इस घर के दरवाजे बंद हो गए। मैं हैरान तब हुई जब अजीत के पापा भी शादी में खुशी खुशी आए। वह बिल्कुल भी नाराज नहीं थे। कहते थे कि मोहब्बत करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अपनी शादी पर ही अपनी जेठानी से मिली। उसने मुझे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। अब मेरे पति दिन रात मेहनत करने लगे क्योंकि अब हमें पैसों की ज़रूरत थी और सुबह जाते तो रात को ही वापस आते। ऐसे में घर में सिर्फ मैं और मेरी जेठानी रहते थे। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब घटना मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरी जेठानी सारा काम खत्म करने के बाद मेरे ससुर के कमरे में जा रही थी। उसके हाथ में तेल की एक कटोरी थी। मैं यह मंजर देखकर बड़ी हैरान हुई। अंदर गई और उसके बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं हैरान रह गई कि भला इस वक्त उनका अंदर क्या काम है और यह तेल लेकर अंदर क्यों गई हैं। कुछ देर मैं खड़ी देखती रही। शायद तेल देने गई होंगी और दरवाज़ा गलती से बंद हो गया होगा। 20 से 25 मिनट से भी ज़्यादा हो गया, वो वापस नहीं आई। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए। फिर मैंने हम दोनों के लिए रात का खाना लगाया और साथ बैठकर खाना खाए। थोड़ी देर बाद उसने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं चाय बनाने के लिए दोबारा किचन में गई। तभी मैंने देखा कि जेठानी अपने कमरे में नहीं है और ससुर जी के कमरे की लाइट भी ऑफ थी। इसका मतलब वह सो चुके थे। फिर मैं चाय बनाकर वापस गई तो बर्तन रखने के लिए दोबारा आई। तभी मैंने देखा यही सिलसिला जारी था। मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह मैंने जेठानी नेहा से पूछना चाहा, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही थी। अगले दिन फिर से वही होने लगा। फिर रात होते ही सारा काम खत्म करके और जब उनको लगा कि अब सारे घर वाले सो गए हैं तो तेल लेकर ससुर जी के कमरे में चली गईं। मैं देर तक जागती थी क्योंकि अजीत देर से आते थे। दरवाज़ा बंद होने वाली बात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। मैं धीरे धीरे चलती हुई कमरे के पास गई। मेरे कदम बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कान ज़रूरत से ज़्यादा खुले हुए थे। छोटे छोटे सुर की आवाज़ पर भी मेरी आंखें इधर उधर देखना शुरू कर दी थी। लेकिन फिर मैंने ऐसी आवाज़ सुनी जिसको सुनकर मैं हैरान रह गई। कमरे से नेहा भाभी की हल्की हल्की रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं पूरी तरह हैरान रह गई। यह सब क्या हो रहा है? पहले मुझे लगा कि मेरा वहम है, लेकिन यह मैं बाकायदा आवाज़ सुनी और अब तो मैं पूरा यकीन के साथ बात कर सकती थी कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कुछ तो गलत है। मैंने दरवाजे पर नॉक किया। लाइट ऑन हो गई, लेकिन फिर मैं डर गई। ऐसा लगा कोई आ रहा है।
मैं वापस अपने कमरे में आ गई। सोचा अजीत से बात करूंगी, लेकिन अजीत सोने के मूड में थे। मुझे कुछ भी कहने से रोक दिया। अगले दिन नेहा भाभी से ही बात करने के बारे में सोची। वह मेरे सामने बैठी सब्जी काट रही थी और मैं बर्तन धो रही थी। मैंने कहा कि रात को आप ससुर जी के कमरे में क्या करने गई थी? आपके हाथ में तेल था और आपने दरवाजा बंद कर दिया। वह तो हैरान ही रह गई। उनको मुझसे इस तरह की बात करने की उम्मीद नहीं थी। कहने लगी कि उनके पाँव में दर्द था तो मैं उनके पैरों की मालिश करने चली गई थी। मैंने कहा चलो मान लिया कि तेल लगाने गई थी, लेकिन दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? और आप तो अंदर जाकर बैठ गई थी। मैं 2-3 बार चक्कर लगा आई तो मैंने देखा कि आप अपने कमरे में नहीं हैं। नेहा भाभी ने मुझसे झूठ बोल दिया कि वह बाथरूम में थी, इसलिए तुमको दिखाई नहीं दी। वह मुझसे नजर नहीं मिला पा रही थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यह कहकर वो अपने काम में बिजी हो गई। मैंने कहा कि क्या हुआ था आपकी तबीयत को, तो झुंझुला कर बोली, क्यों तुम इतनी सी बात को तूल दे रही हो? छोड़ो यह सब बातें, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उन्होंने बात का रुख ही दूसरी तरफ बदल दिया था, लेकिन मुझे जो अंदाजा लगाना था वो लगा लिया। मेरी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी। जब मैंने उसको यह सब कुछ बताया तो उसने इस बात को सुनकर उसे हवा दी और अपने कानों को हाथ लगाकर बोली कि पागल तो नहीं हो गई हो? जरूर दाल में कुछ काला है, तुम्हें पता लगाना चाहिए। मेरी जेठानी भी बड़ी अजीब थी, चुप चुप रहती थी और बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। एक दिन हमारे घर में एक रिश्तेदार आई हुई थी। उससे बातों बातों में मैंने पूछा तो उसने कहा कि तुम्हारा पति भी शादी से पहले बाहर जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे ससुर जी ने जाने नहीं दिया। मैंने कहा कि मेरा पति बाहर नहीं जाए तो ही अच्छा है, मैं उसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने कहा कि हाँ, नेहा का भी पति बाहर रहता है, उदास रहती है। मैंने कहा कि नहीं, उदास तो नहीं रहती हैं, बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं। प्यार भी नहीं दिखता है, न हाथों में चूड़ियाँ डालती हैं न कुछ। तो कहने लगी नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने तो उसे बहुत ही उदास देखा है, वैसे ही वो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा खूबसूरत तो वो बहुत हैं, ऐसे में पति पास न हो तो इंसान तैयार होकर किसको दिखाता, लेकिन उसका दिल करता है कि उसे तैयार होना चाहिए। अच्छी बात है, इंसान को अपने लिए भी तैयार होना चाहिए। सिर्फ पति के लिए औरत क्यों तैयार हो? अपने लिए भी तैयार हो सकती है, ताकि अपने आप को खूबसूरत रखूं, उसको खुशी मिल सके। नेहा को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसका पति बाहर है। न उस घर में मेरे जेठ जी की कोई बात होती थी, न ही उसका कोई नाम लेता था, न मैंने उनकी कोई तस्वीर देखी थी। जेठानी को भी मैंने अपने पति से बात करते हुए नहीं देखा था। अगर पति बाहर था तो फोन तो करता ही होगा। और यहाँ तक कि मेरे ससुर यह भी नहीं कहते थे कि मेरा बेटा बाहर है। एक बार हम सब खाना खा रहे थे तो मेरे ससुर ने कहा एक ही बेटा है और यह सारा कुछ उसका ही तो है। मैंने कहा कि पापा आपका और बेटा भी तो है। कहने लगे हाँ एक और बेटा भी है, गलती हो गई मुझसे। वैसे बाप थोड़ी ना अपने बच्चों को भूल सकता है। मैं तो मजाक कर रहा था। उनके अजीब सी मजाक पर मैं हैरान हो गई। भला यह किस तरह का मजाक था? मेरे पति ने भी अजीब सा चेहरा बना लिया और नेहा भाभी भी इधर उधर देखने लगी। ऐसा लगा कि यह तीनों ही मुझसे कुछ छुपा रहे हों, लेकिन मेरी जेठानी की वही रूटीन थी। मैंने फिर उनसे सवाल किया तो कहने लगी पापा जी की टांगों में दर्द होता है, जब तक उनकी टांगें न दबाओ उनको नींद नहीं आती। लेकिन मैं यह सोच रही थी कि जब वह सो जाते हैं तो यह वापस क्यों नहीं आती, कमरे के अंदर ही क्यों रहती हैं? क्या सारी रात टांग ही दबाते रहती हैं? न जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में ऐसे ही घूमते जा रहे थे। ऐसी ऐसी बातें दिमाग में आ रही थी जो मैं सोचना भी नहीं चाहती थी। एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं उस दिन कमरे में बिना नॉक किए अंदर चली गई। वो मुझे देखकर बुरी तरह सहम गई, लेकिन उससे ज्यादा तो कुछ नहीं देख पाई। लेकिन मेरे मुंह से निकल पड़ा कि आप तो
माँ बनने वाली हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। वह पहले तो बहुत घबरा गई, फिर खुद को संभाल कर बोली, हमारे खानदान में यह सब नहीं बताया जाता। जब तक 7 महीने नहीं हो जाते तब तक किसी को भी यह बात नहीं बताई जाती। कहते हैं कि नज़र लग जाती है, इसलिए नहीं बताया। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही थी। नेहा भाभी का पेट देखकर लग रहा था जैसे 6वां-7वां महीना चल रहा हो और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि मेरी जेठानी बहुत खुले कपड़े पहना करती थी। उसका मतलब मेरे जेठ जी 7 महीने पहले आए थे, लेकिन फिर भी कोई इस घर में उनका नाम तक नहीं लेता। क्या उनका नेहा भाभी के साथ कोई दुश्मनी थी? वो इनको पसंद नहीं करते थे। इस घर में रहते हुए मुझे भी 2 महीने होने वाले थे। वह भी उनके लिए कुछ नहीं भेजते थे, ना ही कभी कोई मनी ऑर्डर आया और ना ही कोई पार्सल। फिर मैंने सोचा, एक तो मेरी जेठानी की यह हालत है, ऊपर से मेरे ससुर जी उनको अपने पैर दबाने के लिए बुला लेते हैं, अपने पैरों में मसाज करवाते हैं। उनको इसका एहसास होना चाहिए। ऐसे में तो औरत को आराम की जरूरत होती है। एक दिन हम सब खाना खा रहे थे तो मैंने अपनी जेठानी से कहा, मैंने आपके लिए चाट बनाई है, ऐसी हालत में तो आपका चाट खाने को दिल करता होगा। मेरी बात सुनकर जेठानी के गले में जो खाना था उनकी हलक में ही अटक गया और ससुर ने भी उनको हैरान होकर देखा। वो सबके सामने कहने लगी, सपना, यह तुम क्या कह रही हो? इस हालत से तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहा आप पेट से है ना, इसलिए कह रही थी। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें किसने कह दिया कि मैं पेट से हूँ, जबकि मेरे पति ही मुझसे मिलने के लिए नहीं आए हैं? मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि कैसे मेरी जेठानी सफेद झूठ बोल रही थी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। फिर वह कहने लगी, सपना, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। हमारे घर में अभी कोई खुशखबरी नहीं है। यह खुशखबरी तो हमें तुम्हारी ही तरफ से मिलेगी। वह हैरानी से सब लोगों का मुंह देख रही थी। मुझे पूरा यकीन था कि नेहा भाभी पेट से हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। नेहा भाभी की उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, यही कोई 28-30 साल की होंगी। दिखने में भी ठीक ठाक ही थी, लेकिन बस हमेशा खामोश और उदास रहती थी। मेरे ससुर जी बोले, नेहा, तुम्हें अपने मम्मी के घर जाना था ना, तो चलो तैयार हो जाओ, तुम्हें वहां छोड़ दूं। मेरे जेठ जी तो घर पर रहते नहीं थे, इसलिए नेहा भाभी को कहीं जाना होता तो मेरे ससुर ही ले जाते थे। मेरे ससुर की बात सुनकर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मेरी जेठानी डर गई हो। वह मेरी तरफ डरी हुई नजरों से देखने लगी। मैं समझ गई थी जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, और मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि मैं इस राज को जानकर ही रहूंगी कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। मेरे पति काम खत्म करके ऑफिस के लिए निकल गए थे और मेरे ससुर जेठानी को लेकर उनके मायके चले गए। मैं घर में अकेली रह गई थी, इसलिए और भी बहुत उदास हो रही थी। हमारे घर में कोई भी नहीं आता था। हमारा घर भी ऐसी जगह पर बना हुआ था जहां पर बहुत कम आबादी थी। शाम को जब नेहा घर आई तो मैं उन्हें देखकर हैरान हो गई। उनकी आंखें देखकर लग रहा था जैसे वह बहुत रोई हों। उनके गाल पर एक चोट का निशान भी था। मैंने पूछा तो कहने लगी, मैं रिक्शा से गिर गई थी, इसलिए चोट लग गई है। लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही हैं। वह मुझसे नजरें चुरा रही थीं। मैंने भी ज्यादा सवाल जवाब नहीं की। मैंने कहा, आप कमरे में जाकर आराम करिए, मैं देख लूंगी। मैंने हल्दी वाला दूध तैयार किया और उनके कमरे में भेज दिया। मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं सच्चाई जान कर ही रहूंगी। नेहा भाभी जब अपने कमरे में चली गई तो थोड़ी देर बाद मुझे यकीन हो गया कि नेहा भाभी सो चुकी हैं, तो मैंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। आज नेहा भाभी की जगह मैं तेल की कटोरी लेकर अपने ससुर जी के कमरे में जाने वाली थी। इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था कि मैं सच जान पाऊं तो आखिर कैसे। मुझे डर भी लग रहा था कहीं कुछ गलत न हो जाए, लेकिन अब
जब मैंने सोच लिया था तो पीछे हटने वाली भी नहीं थी। मैंने अपनी जेठानी के कपड़े पहने और हाथ में तेल की कटोरी ली और अपने ससुर जी के कमरे की तरफ चल पड़ी। धड़कते दिल के साथ मैंने दरवाजा खोला। कमरे में हल्की रोशनी थी। कमरे का दरवाजा बंद करने का नाटक किया था, क्योंकि नेहा भाभी अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद कर लेती थी। मैंने हल्का सा दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैं धीरे धीरे चलते हुए अपने ससुर जी के बेड के पास पहुंच गई। मैं अभी बेड के पास आई ही थी कि मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी कसकर मेरा हाथ पकड़ा था कि मेरी सिसकारी निकल गई, लेकिन मैंने खुद को रोक कर रखा। अगर अभी सब कुछ सामने आ जाता तो मैं सच्चाई नहीं जान पाती। मेरे ससुर मेरा हाथ मड़ोड़ कर बोले, नेहा खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से कुछ भी कहा। अगर इस घर में रहना चाहती हो तो अपना मुंह बंद करके रखो। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरी बीवी हो। अगर किसी को भी पता चला कि तुम मेरी बीवी हो और तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा है, तो दोपहर को जो तुम्हारा हाल किया था उससे भी बुरा हाल करूंगा। यह कहकर मेरे ससुर जी ने मुझे जोर से बेड पर गिरा दिया था। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे शरीर में कांटों तो खून नहीं था। अब मेरे ससुर बहुत ही सुकून से पानी का गिलास मुंह में लगा चुके थे और मेरे पास यही एक मौका था यहाँ से भाग जाने का। मैं बिजली की तरह तेजी से कमरे से निकल गई थी। पीछे से मेरे ससुर नेहा नेहा करके चिल्लाते रह गए थे। मैं भागते हुए अपने कमरे में आई थी। अजीत सो रहे थे। मैं अजीत के सोने के बाद ही अपने कमरे में गई थी। मुझे समझ में आ गया था, ऊपर से इतना शरीफ दिखने वाला इंसान अंदर से कितना गिरा हुआ है। घर में जो कुछ भी हो रहा था बहुत गलत हो रहा था। मतलब जिसे मैं अपनी जेठानी समझ रही थी वो मेरी सास थी। दोनों की उम्र में बहुत अंतर था, लेकिन जो कुछ भी नेहा थी तो मेरी सास ही। और उन पर जो अत्याचार हो रहा था मैं अपनी आंखों से नहीं देख सकती थी। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए, मैंने अपने मन में सोचा और अजीत को झिझोरते हुए उठाया। अजीत उठकर बैठे और हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और बोले, क्या हुआ सपना, तुम इतना परेशान क्यों हो? मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने अजीत का हाथ पकड़ा और अपनी सास के कमरे में आ गई। मेरी सास नेहा अभी सो रही थी। शायद दोपहर के अत्याचार का असर था जो उनकी आंख नहीं खुली थी। मैंने अपनी सास को उठाया और उनका हाथ पकड़कर अपने ससुर के कमरे में ले आई। अजीत और मेरी सास मुझे हैरत से देख रहे थे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं यह सब क्यों कर रही हूँ। ससुर के कमरे में पहुंचकर मैंने लाइट्स ऑन कर दी। हम तीनों को कमरे में देखकर मेरे ससुर हक्का बक्का रह गए। फिर खुद को संभालते हुए बोले, क्या बात है, तुम तीनों मेरे कमरे में अचानक कैसे? अजीत और मेरी सास मेरा मुंह देखने लगे, क्योंकि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था। फिर मैंने गुस्से में कहा, पापा जी, आप अपना ड्रामा बंद कीजिए। आपकी हकीकत मुझे पता चल चुकी है। मैं तो आपको बहुत ही अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप इतने गिरे हुए इंसान निकलोगे मैं नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर मेरे ससुर हड़बड़ा गए। कहने लगे, बेटा यह कैसी बातें कर रही हो? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी सास को आगे कर दिया और कहा, बताइए क्या रिश्ता है आपका मेरे ससुर के साथ? मेरी बात सुनकर अजीत, मेरी सास और मेरे ससुर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सबसे ज्यादा तो मेरी सास डर गई थी। वो एकदम से मेरे ससुर के पैरों में बैठ गई और रोते हुए बोली, मुझसे कुछ मत कहना, मैंने सपना को कुछ नहीं बताया। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया। मैंने अपनी सास को कंधों से पकड़कर उठाया और बोली, मुझे इन्होंने कुछ नहीं बताया। आज शाम को इनके जगह मैं ही आपके कमरे में तेल की कटोरी लेकर आई थी। आप अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार कैसे कर सकते हैं? एक तो ये पेट से हैं,
ऊपर से आप इन पर हाथ उठाते हैं, देर रात तक इनसे अपने पैरों में मालिश भी करवाते हैं, बल्कि उन्हें तो ऐसे टाइम पर आराम की और आपकी सेवा की जरूरत है। आप सबने मुझे धोखे में रखा है, आखिर क्यों? सच सच बताइए, आप लोगों ने मुझसे सच्चाई क्यों छुपाई? अजीत ने मुझे समझाते हुए कहा, सपना आराम से बैठो, पानी पियो, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताता हूँ। अब तो तुम्हें सब पता चल ही गया है। सपना, नेहा हमारे घर में काम करती थी। उस समय मेरी माँ जिंदा थी। वह नेहा से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। नेहा भी मेरी माँ की बहुत इज्जत करती थी। मेरी माँ बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि मेरी माँ को कैंसर है और वो आखिरी स्टेज पर हैं। नेहा मेरी माँ की बहुत सेवा करती थी। एक दिन माँ ने देखा कि नेहा की आंखें सूजी हुई है। माँ ने जब उसे पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन बहुत जोर देने पर नेहा रोने लगी और बताया कि मालिक ने मेरे साथ गलत किया। नेहा की बात सुनकर मेरी माँ को सदमा लग गया। जिंदगी तो उनकी वैसे भी बहुत कम रह गई थी, लेकिन यह सदमा उसी समय उनकी जान ले गया। मरने से पहले मेरी माँ ने पापा को बुलाया था और कहा था कि मरने के बाद भी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। पापा बहुत रोए थे, गिड़गिड़ाए थे और अपनी गलती की माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन माँ ने उन्हें माफ़ नहीं किया। लास्ट में उन्हें इस शर्त पर माफ़ किया कि मरने के बाद नेहा से शादी कर लेना। पापा ने मेरी माँ से वादा किया था कि वह नेहा से शादी कर लेंगे। माँ ने पापा को माफ़ कर दिया और फिर वह इस दुनिया से चली गई और माँ के मरने के कुछ समय बाद पापा ने नेहा से शादी कर ली, लेकिन पापा नेहा को वह सम्मान, मान और प्यार नहीं दे पाए जो एक पत्नी का हक होता है। पापा ने छुपकर नेहा से शादी की थी। किसी को पता नहीं था कि नेहा मेरी माँ है। पापा बहुत ही इज्जतदार व्यक्ति थे। सबकी नज़रों में पापा की बहुत इज्जत थी और वह नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उन्होंने एक नौकरानी से शादी की है। माँ के मरने के बाद हमारे घर में कोई नहीं आता था। उस दिन जो एक औरत आई थी वह भी पापा की भेजी हुई औरत थी और उसने कुछ इस तरह से बातें की थी कि तुम्हें पक्का यकीन हो जाए कि नेहा तुम्हारी जेठानी है। सब कुछ सुनने के बाद मैं पापा की तरफ देखी। वह सर झुकाए बैठे थे, आंखों में भी आंसू थे। मैं पापा के पैरों में बैठ गई और बोली, एक बार आपने जो गलती की थी हो सकता है वह अनजाने में की हो। अब आप बार बार गलती कर रहे हैं और जानबूझकर कर रहे हैं। आपको पता है मम्मी जी की आत्मा को कितना दुख होता होगा। उन्होंने नेहा को अपनी बहन समझा था और आप उसे इतना दुख देते हैं तो फिर मम्मी जी की आत्मा खुश कैसे रहती होगी। जो रिश्ता मम्मी जी ने मरने से पहले छोड़ा था उसे पूरे सच्चे दिल से निभाएं। इसी में आपकी खुशी है, मम्मी जी की खुशी है और नेहा की भी खुशी है। अब तो आपके घर एक नया मेहमान आने वाला है। कल वह जब दुनिया में आएगा तो किसे अपना बाप कहेगा। कम से कम उस नन्हे मेहमान की खातिर नेहा को सच्चे दिल से अपना लीजिए। दुनिया की परवाह करना छोड़ दीजिए। दुनिया क्या कहेगी। पापा जी ने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, शायद पश्चाताप के आंसू थे। सपना, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं डर में जी रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा कि मैंने एक नौकरानी से शादी की है तो मेरी इज्जत का क्या होगा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने अपनी पत्नी से किए गए वादे को तो निभाया, लेकिन सच्चे दिल से नहीं। तो फिर मैंने यह कैसे सोच लिया कि मेरी पत्नी मुझे माफ़ कर देगी। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, जो तुमने मुझे यह रोशनी दिखाई। फिर उन्होंने नेहा का हाथ पकड़ा और उसे उठाया और उसके पैरों में बैठकर माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने आज तक तुम्हें न जाने कितनी तकलीफ दी है, लेकिन उफ तक तुमने
नहीं किया। तुम बहुत महान हो, प्लीज एक बार और महानता कर दो कि मुझे माफ कर दो। नेहा एकदम से उठ खड़ी हुई और मेरे ससुर के हाथ पकड़ ली। आप तो मेरे पति परमेश्वर हैं, मुझसे माफी मांगते हुए थोड़ी ही अच्छे लगते हैं। आपने मुझे सच्चे दिल से अपनाया है, यही मेरे लिए बहुत है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैं भी बहुत खुश थी। अजीत बहुत ही प्यार से मुझे देख रहे थे कि आज मैंने सब कुछ सुलझा दिया था। घर में कोई परेशानी और कोई तकलीफ नहीं थी। कुछ ही दिनों बाद नेहा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। पूरे घर में खुशियां फैल गई। मेरे ससुर तो बहुत ही खुश थे। उस नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाकर ऐसे उछल रहे थे जैसे अभी अभी उनकी शादी हुई हो और यह बच्चा उनका पहला बच्चा हो। मेरी सास ने मुझे गले से लगाकर मुझे खूब सारा प्यार किया और कहने लगी, आज तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को बाप का प्यार और मुझे पति का प्यार मिला। मैं तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज हमारे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और अजीत भी बहुत खुश थे। नेहा और मेरे ससुर का तो कहना ही क्या, उनकी जिंदगी की तो जैसे एक नया मकसद मिल गया हो जीने के लिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।